सोचो एक सिंपल सा सवाल, आप अपने बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट करते हो और बैंक आपको सिर्फ 3% इंटरेस्ट देता है। तो बैंक इतनी बड़ी बिल्डिंग, हजारों एम्प्लॉय और करोड़ों के प्रॉफिट कैसे कर लेता है? क्या बैंक हमारे पैसे कहीं और इन्वेस्ट करता है या बैंक सीक्रेटली पैसा मल्टीपल करता है? सच ये है, बैंकिंग सिस्टम दुनिया के सबसे पावरफुल सिस्टम में से एक है। ये फाइनेंस का सबसे सिक्योरिटी सिस्टम है और ज्यादातर लोगों को इसका रियल मैकेनिज्म पता ही नहीं होता। बैंक बस पैसा रखने की जगह नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल मशीन है जो पैसे को घुमाकर पैसा बनाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर कल सुबह सब लोग बैंक जाकर अपना पैसा एक साथ निकालने लगे तो शायद बैंक के पास उतना पैसा होगा ही नहीं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? हेलो व्यूअर्स, सबसे पहले समझते हैं कि बैंक के पास पैसा आता कहाँ से है। अगर आप सोच रहे हो कि बैंक के पास पैसा होता है वो बैंक का खुद का होता है, तो सच थोड़ा अलग है। बैंक के पास जो पैसा होता है उसका मेजर पार्ट एक्चुअली पब्लिक के पास होता है। जब लोग अपनी सैलरी, बिजनेस और इनकम या सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो वो पैसा बैंक के सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक सिटी में 1 लाख लोग एवरेज 50,000 रुपीज डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो बैंक के पास टोटल हो जाता है 500 करोड़ रुपए। अब सोचो, ये पैसा बैंक बस लॉकर में रख कर नहीं बैठता है। अगर बैंक ऐसा करेगा तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए बैंक इस पैसे को लोन के फॉर्म में आगे देता है। यहाँ से स्टार्ट होता है बैंक का रियल मनी मेकिंग सिस्टम। बैंक लोन देकर पैसा कैसे मल्टीपल करता है? बैंक का सबसे बड़ा इनकम सोर्स होता है लोन इंटरेस्ट। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपको 3% इंटरेस्ट देता है। लेकिन जब कोई पर्सन बैंक से होम लोन लेता है, कार लोन या बिजनेस लोन लेता है, तो बैंक उसे चार्ज करता है अराउंड 8% से 12% इंटरेस्ट। अब ये एक सिंपल कैलकुलेशन दिखाती है। मान लो बैंक ने किसी को 10 लाख रुपए का लोन दिया और उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया 10%, तो एक साल में बैंक को मिलता है पूरे 1 लाख रुपए इंटरेस्ट। लेकिन जिसने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया था उसे बैंक दे रहा है सिर्फ 30,000 रुपए इंटरेस्ट। इसका मतलब बैंक ने बीच में ही कमा लिए 70,000 रुपए। और जब ऐसे लाखों लोन्स एक साथ चलते हैं तो बैंक का प्रॉफिट बन जाता है करोड़ों और बिलियंस में। लेकिन यहाँ एक और सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बैंक आपका पैसा 100 रुपए से भी ज्यादा कैसे क्रिएट करके दे सकता है? बैंकिंग सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिसीव बैंकिंग। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर आप बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट करते हो तो बैंक उसमें से 10 रुपए रिसीव में रखता है, बाकी 90 रुपए लोन के फॉर्म में दे देता है। अब जिस पर्सन ने 90 रुपए लोन लिया वो पैसा फिर किसी दूसरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। फिर उस बैंक में से भी 90% पैसा लोन बन जाता है और ये साइकिल चलती रहती है। इस प्रोसेस में 100 रुपए ग्रेजुअली सिस्टम 500 से 1000 रुपए बन सकते हैं। इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि बैंक एक्चुअली मनी क्रिएट भी करता है, लेकिन सब लोग एक साथ पैसा निकालने आ जाए तो बैंक सिस्टम कोलैप्स भी हो सकता है। इसको कहते हैं बैंक रन। हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों का बैंक पे से ट्रस्ट टूट गया और जब उन लोगों को लगा कि बैंक उनके पैसे वापस नहीं दे पाएगा तो सब लोग बैंक पहुंच गए एक साथ पैसे निकालने। इस सिचुएशन को कहते हैं बैंक रन। सबसे फेमस एग्जांपल है 2008 फाइनेंशियल क्रैश। उस टाइम दुनिया भर के बैंक्स ने रिस्की लोन दिए थे। जब वो लोन वापस नहीं आए तो बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगी। लोगों को डर लगने लगा कि बैंक करप्ट हो जाएगा और फिर लोग एक साथ अपने बैंक से पैसे निकालने लगे। इस क्राइसिस में कई बड़े बैंक कोलैप्स हो गए और गवर्नमेंट को बैंक्स को बाइल आउट करना पड़ा। इसलिए आज हर कंट्री में बैंक्स को कंट्रोल करता है एक सेंट्रल अथॉरिटी। इंडिया में ये काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बैंक के अंदर एक्चुअली कौन कौन सी जॉब्स होती हैं? बैंक में कितनी पोस्ट होती हैं और कौन क्या काम करता है? जब हम बैंक जाते हैं तो हम बस काउंटर पर बैठते हैं, एक एम्प्लॉय देखता है, लेकिन रियलिटी में बैंक के पूरे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होते हैं जिसमें डजन डिफरेंट रोल्स होते हैं। सबसे बेसिक रोल होता है बैंक क्लर्क का। क्लर्क का काम होता है बैंक अकाउंट ओपन करना, चेक क्लियर करना, डिपॉजिट और विड्रॉल को प्रोसेस करना। ये बैंक के डेली ऑपरेशनल बैकबोन होती है। इसके बाद आता है प्रोफेशनली ऑफिसर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पीओ। ये ऑफिसर बैंकिंग ऑपरेशंस को मैनेज करता है। लोन अप्रूवल्स, कस्टम मैनेजमेंट और ब्रांच डिसीजंस में इसका रोल इम्पोर्टेंट होता है। फिर आते हैं ब्रांच मैनेजर। ये पूरी ब्रांच के लीडर होते हैं। ब्रांच का प्रॉफिट, लोन डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सब उसके कंट्रोल में होता है। इनके अलावा भी कई स्पेशलाइज्ड रोल होते हैं जैसे लोन ऑफिसर, क्रेडिट एनालिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट और आईटी ऑफिसर। आज के मॉडर्न बैंक में तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी काम करते हैं। मतलब बैंक सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इकोसिस्टम है जिसमें हर एम्प्लॉय का रोल
सिस्टम को चलाने में इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन सवाल ये है इतने बड़े सिस्टम कौन कंट्रोल करता है, बैंक खुद या कोई और अथॉरिटी? अगर बैंक को कोई कंट्रोल ना करे तो इमेजिन करो क्या होगा। बैंक किसी को भी लोन दे सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है या रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर ऐसा हो गया तो पूरी इकोनॉमी अनस्टेबल हो सकती है। इसलिए हर कंट्री में हर बैंक को रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंक। अब इंडिया में ये काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई। आरबीआई डिसाइड करता है कि बैंक कितने पैसे रिसीव रखने हैं, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए और बैंक सिस्टम को सेफ कैसे रखना है। एग्जाम्पल के लिए आरबीआई बैंक को बोलता है कि उनके अपने डिपॉजिट का एक सेंट्रल परसेंटेज रिसीव में रखनी है। इससे इंश्योर होता है कि बैंक के पास इमरजेंसी में पैसा अवेलेबल है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज भी कंट्रोल करता है। अगर इकोनॉमी स्लो हो रही है तो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है ताकि लोग ज्यादा लोन ले और बिजनेस ग्रो हो, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है ताकि पैसा सर्कुलेशन कम हो। मतलब सेंट्रल बैंक एक्चुअली इकोनॉमी का फाइनेंशियल थर्मोस्टेट होता है। लेकिन बैंक सिस्टम में एक और पावरफुल चीज आई है जिसने सब कुछ बदल दिया। डिजिटल बैंक्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करता है। आज से 20 साल पहले बैंक का मतलब था बैंक ब्रांच में जाना, फॉर्म भरना और लाइन में लगना। लेकिन आज सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अब आप मोबाइल से यूपीआई पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांसफर और इंटरनेट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सभी पॉसिबल हुआ है डिजिटल बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। इंडिया में डिजिटल बैंक को पावर करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब आप यूपीआई से किसी को पैसे भेजते हो तो एक्चुअली पैसा डिजिटल फॉर्म से नहीं जाता। ये ट्रांजैक्शन मल्टीपल सिक्योर सर्विस के थ्रू वेरीफाई होता है। बैंक सर्विस चेक करती है कि सेंडर के अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं, फिर पेमेंट रिक्वेस्ट अप्रूव होती है और अमाउंट रिसीवर के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 2 से 3 सेकंड का होता है। इसलिए आज इंडिया दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग डिजिटल पेमेंट कंट्रीज में से एक है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इंडिया में पॉपुलेशन लेवल बहुत ज्यादा है, लेकिन जहाँ पैसा और टेक्नोलॉजी होती है वहाँ एक और रिस्क भी होता है। बैंकिंग सिस्टम में सबसे बड़े स्कैम और फ्रॉड कैसे होते हैं। बैंक सिस्टम जनरली सिक्योर होता है, लेकिन हिस्ट्री में कई बड़े बैंकिंग स्कैम हुए हैं। इंडिया में फेमस एग्जांपल है नरेव मोदी पीएनबी स्कैम। इस केस में लूपहोल्स का यूज करके थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का फ्रॉड किया जाता है। बैंक स्कैम यूजुअली 2 तरीके से होते हैं। पहले होता है इंटरनेशनल फ्रॉड, जब बैंक के अंदर के एम्प्लॉय सिस्टम का मिसयूज करते हैं। दूसरा होता है साइबर फ्रॉड, जिसमें हैकर्स या स्कैमर्स कस्टमर को ट्रैक करके ओटीपी या अकाउंट डिटेल्स ले लेते हैं। आजकल फिशिंग कॉल्स और फ्रॉड मैसेज भी कॉमन हो चुका है। इसीलिए बैंक सिक्योरिटी सिस्टम को कंस्टेंटली अपग्रेड करते रहते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, एआई फ्रॉड डिटेक्शन और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे टूल्स यूज किए जा रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ एक और बड़ा चेंज बैंकिंग वर्ल्ड में आने वाला है, और वो चेंज इतना पावरफुल हो सकता है कि ट्रांजैक्शंस बैंक के फ्यूचर ही बदल दे। आने वाले 10-20 सालों में बैंकिंग सिस्टम कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आज दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी रिपीटली ग्रो कर रही है जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक डिसेंट्रलाइज्ड लीजर जिसमें ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट और सिक्योर होती हैं। इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज का आइडिया ही ये है कि फ्यूचर में लोग बिना बैंक के डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकें। अगर ये सिस्टम लार्ज स्केल पर एडॉप्ट हो गया तो ट्रेडिशनल बैंक मॉडल को चैलेंज मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंक खत्म हो जाएगा। एक्चुअली कई बैंक और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ बैंक डिजिटल करेंसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर रिसर्च भी कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर में बैंक्स और टेक्नोलॉजी मिलकर एक कम्प्लीटली न्यू फाइनेंस इकोसिस्टम क्रिएट कर लेंगे। लेकिन एक फाइनल सवाल अभी भी बाकी है, अगर बैंक पैसा क्रिएट करता है तो क्या वो इकोनॉमी कंट्रोल कर सकता है। अब एक सिंपल क्वेश्चन समझते हैं, जब बैंक लोन देता है और सिस्टम में पैसा कैलकुलेट करते हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। और इसी प्रोसेस से एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब है टाइम के साथ चीजों का प्राइस बढ़ाना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आज एक बर्गर 100 रुपए का है और 10 साल बाद वही बर्गर 200 रुपए का हो जाए तो इसका मतलब है कि पैसे की वैल्यू कम हो गई। ये होता कैसे है? जब इकोनॉमी में ज्यादा पैसे सर्कुलेट होने लगते हैं और गुड्स या सर्विसेज उतनी फास्ट इंक्रीज नहीं होती तो डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो नेचुरली प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम सिर्फ पैसा मैनेज नहीं करता, वो इनडायरेक्ट पूरी इकोनॉमी की स्पीड को कंट्रोल करता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल उठता है, आखिर पैसे का रियल कंट्रोल किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास या फिर बैंक के पास? दुनिया में पैसे का कंट्रोल कौन करता है, ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स है। टेक्निकली देखा जाए तो पैसा प्रिंट करना ऑथोरिटी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के पास होता है। इंडिया में करेंसी प्रिंट करने का सिस्टम आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। लेकिन प्रैक्टिकली रियलिटी थोड़ी इंटरेस्टिंग है।
इकोनॉमी में जो टोटल पैसे कैलकुलेट होते हैं उसका एक बड़ा पार्ट एक्चुअली बैंक लोन्स के थ्रू क्रिएट होता है। मतलब जब बैंक किसी को लोन अप्रूव करता है तो वो पैसा सिस्टम में नया पैसा बन जाता है। इस वजह से इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमी में बैंक का रोल बड़ा पावरफुल होता है। अगर बैंक लोन देना कम कर देता है तो बिजनेस ग्रोथ स्लो हो सकती है। अगर आगे लोन ज्यादा मिलने लग जाए तो इकोनॉमी फास्ट ग्रो हो सकती है। मतलब बैंकिंग सिस्टम इनडायरेक्टली जो बिजनेस और डेवलपमेंट पर इफेक्ट देता है। इसलिए बैंक और गवर्नमेंट दोनों को बैलेंस में काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक फाइनल ट्रूथ है जो हर आम इंसान को समझना चाहिए। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करना।